हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक एनालिसिस स्टार्ट किए हैं और इसी के साथ हम पॉलिटी की कुछ भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, तो उसी चैप्टर में हम कुछ लेकर आए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन लाए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन कर दिया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और इसका कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे कह रहा कारण में राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये तो राष्ट्रपति होता है, ये तो सही है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत हो गया। कथन और कारण दोनों सही परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत हो गया। कथन सही है परंतु कारण गलत है और कथन गलत है परंतु कारण सही, ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा सही हो गया, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कह रहा है कि कथन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये गलत हो गया। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। हाँ, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये सही हो गया। कथन सही है। एक निर्वाचक की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। यहाँ पे देखिए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये भी सही है। और निर्वाचक की एक व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ये भी सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ये पहला नंबर हमारा सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कथन क्या है। कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति भारत सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका शक्ति भारत सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, यानी कि ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और ये सही स्पष्टीकरण है, तो ये हमारा ए नंबर सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ए विकल्प सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन क्या है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो ये सही है, कथन सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है, तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, हमारा सी नंबर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन क्या है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये तो सही है। कारण संसद के दोनों सदनों, यहाँ पर सदन है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, तो कारण भी सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये भी सही है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। तो हमारा दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो ये हमारा ए नंबर सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन क्या है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ये सही है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो ये सही हो गया। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये गलत हो गया। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, तो ये हमारा कारण गलत हो गया, यानी कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो सी नंबर हमारा सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन क्या है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो उस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाता, तो ये तो कथन सही हो गया। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये गलत हो गया, यानी कि कारण गलत। कथन सही कारण गलत, तो हमारा सी नंबर सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा सही है। सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ए नंबर हमारा सही हो गया। चलिए आगे। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। कैसे होता है। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, तो हमारा ये सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है। एक मिनट। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, रुकिए, ये भी हो गया और ये हमारा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भारत का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। और खुला बैलेट प्रणाली द्वारा भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा तथा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तो बी और सी दोनों सही है। क्या सही है। बी सी दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 72वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किसमें? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो हमारा बी नंबर सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव नामांकन के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए? 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, 15 प्रस्तावक 15 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक या 35 प्रस्तावक 35 अनुमोदक? तो कौन सा सही है? सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? 2500 रुपये, 1500 रुपये, 15,000 या 25,000? तो इनमें कौन सा सही है? राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के लिए जमानत राशि बी नंबर सही है 15, वो सी नंबर सही है 15,000। कितनी? 15,000। पहले इसकी कितनी थी? 2500। 2500 से बढ़ाकर कितना किया गया? 15,000। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन सही है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन शामिल होते हैं? एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं होते, राज्य विधानसभा के होते हैं। तो ये गलत हो गया। और सी नंबर क्या कह रहा है? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सही है? ए सही है, सी सही है और डी सही है। तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो अभी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित अभी एक पीछे एक क्वेश्चन निकल गया, तो उसमें बताया गया था ना। तो कौन सा आंसर सही है? दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और दमन दीव, और चंडीगढ़ और पुदुचेरी। कौन सही है? बी नंबर, दिल्ली और पुदुचेरी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं? इसमें क्या करें? कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो सम्मिलित हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित है, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं सम्मिलित है। तो ये हमारा सही हो गया। सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? एक तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो कौन सही है? यहाँ पर तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो हमारा बी नंबर सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, या राज्यपाल के पास है, या राष्ट्रपति के पास है, या उपराष्ट्रपति के पास है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो हमारा कौन सही हो गया? सी नंबर सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 123 में, या अनुच्छेद 124 में? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। तो हमारा कौन सा सही है विकल्प? सी नंबर सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार रखता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के तहत ना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो हमारा कौन सही है? विकल्प सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 73 में, अनुच्छेद 74 में? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72। कौन सा है? अनुच्छेद 72। तो हमारा कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल हैं? तो एक तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं शामिल हैं, ये गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है ना, तो इसमें सभी सदस्य कह रहा था, ये गलत हो गया। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और ये हमारा सभी राज्यपाल व उपराज्यपाल, ये गलत हो गया। तो हमारा बी और सी आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो हमारा कौन सा विकल्प सही? विकल्प नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, या उपराष्ट्रपति बुला सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष बुला सकता है, या राज्यसभा का सभापति बुला सकता है? कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखता है? अनुच्छेद 107 के तहत, या अनुच्छेद 108 के तहत, या अनुच्छेद 109 के तहत, या अनुच्छेद 110 के तहत? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? प्रधानमंत्री को संबोधित करेगा, या उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, या लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करेगा, या राज्यसभा का सभापति को संबोधित करेगा? तो किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। तो विकल्प नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अब राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं पूछ रहा है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। तो कौन कौन सही है? उपर्युक्त सभी सही है। विकल्प नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति पद की अवधि उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। और निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। स्थगित किए जा सकते हैं, स्थगित नहीं किए जा सकते, साफ साफ कहा गया ना। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए की वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ये सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये गलत है ना। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान देने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य। तो क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, तो राज्य विधानमंडल का यदि उच्च सदन का सदस्य है तो फिर वह पात्र नहीं होगा। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। तो इसमें क्या करें? भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए करा ना, तो इसमें हमें गलत कथन छांटना है। कौन सा गलत कथन? तो इसमें देखना गलत कौन सा है। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा तो मेंशन नहीं किया गया, तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत के महाधिवक्ता करते हैं, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, या संसद करता है, या भारत का निर्वाचन आयोग करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। एक मिनट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, या अनुच्छेद 61 के तहत? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। तो हमारा विकल्प नंबर थर्ड सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, या राज्यसभा द्वारा, या संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पदावधि, यहाँ पे है पदावधि, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया भारत के राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। एक तो सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या महाभियोग द्वारा, या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पदावधि समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है ना। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये क्वेश्चन एक निकल चुका है ना, तो ये इसका आंसर क्या है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। सी नंबर हमारा सही है, विकल्प सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 75 में, या अनुच्छेद 77 में, या अनुच्छेद 78 में? किस अनुच्छेद में है? तो हमारा विकल्प नंबर कौन सही है? अनुच्छेद 78, विकल्प नंबर डी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में? भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 77 में, या अनुच्छेद 80 में? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 77 में ना। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने के लिए कम से कम कितने दिन की नोटिस देनी चाहिए? 12 दिन की, या 13 दिन की, या 14 दिन की, या 15 दिन की? कितने दिन की? 14 दिन की। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 59 में, 60 में, या 61 में, या 62 में? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। विकल्प नंबर हमारा बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु
एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, या निर्वाचन सीट 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो कौन सा है? विकल्प नंबर हमारा सी सही है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, या अनुच्छेद 77, या अनुच्छेद 59? कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है? अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 57। विकल्प नंबर हमारा सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 53 में, या अनुच्छेद 55 में, या अनुच्छेद 77 में, या अनुच्छेद 123 में? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53 में। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करता है। कौन धारण करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो कौन धारण करेगा? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति धारण करता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो कौन धारण करेगा? भारत का राज्यपाल धारण करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा, या राज्यों के मुख्यमंत्री धारण करेंगे, या उपर्युक्त में से सभी धारण करेंगे? कौन धारण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में, मृत्यु या त्यागपत्र, यहाँ पे ये है पद से हटाए जाने, यदि मृत्यु त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, या लोकसभा अध्यक्ष संभालेगा, या राज्यसभा के सभापति संभालेंगे, या प्रधानमंत्री संभालेंगे? कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सका तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में रहता है उपराष्ट्रपति? 6 माह ना, तो कितने समय तक? 6 माह तक रहेगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति की जो कृत्यों का निर्वहन है वो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद आसीन राष्ट्रपति पद अवधि की समाप्ति के बिना किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। पद खाली होने के 6 माह के भीतर, या पद खाली होने के 1 वर्ष बाद, या पद खाली होने के 9 माह बाद, या पद खाली होने के 7 माह बाद? कितना? पद खाली होने के 6 माह बाद। विकल्प नंबर हमारा ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक? प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, या राज्यपाल? कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। विकल्प नंबर हमारा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में, या मुख्यमंत्री में, या राष्ट्रपति में? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यहाँ पे मंडल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। कौन? लोकसभा, राज्यसभा, या राज्यों की विधानसभा, या राज्यों की विधान परिषद? तो राज्यों की विधान परिषद तो निर्वाचन में भी नहीं होती। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राज्यों की विधानसभा होती है। तो राज्यों की विधानसभा ये महाभियोग में भाग नहीं लेती। तो हमारा विकल्प नंबर हमारा सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, थैंक यू।